नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल बस्तर विलेजर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं दंतेवाड़ा जिले के नायब तहसीलदार जो इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। जोन 18 एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आप कई कलाकारों की रैपिंग आप सुन पाएंगे। इसके अलावा कई गीत या कविताएं भी इस यूट्यूब चैनल में हैं। लेकिन ये वाकया तब हुआ जब जोन 18 में सर ने अपने जलवे दिखाए और रैपिंग की और सीएम ने इसे ट्वीट किया और सर छा गए। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इंस्टाग्राम के पेज, फेसबुक, सोशल मीडिया में ये पूरी तरह से छा गए। सर, स्वागत है हमारे पेज बस्तर विलेजर में आपका। थैंक यू वेरी मच रेणुका। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मीडिया जो प्रोजेक्ट करता है वो 100% सही है ऐसा ज़रूरी नहीं। मतलब कुछ चीज़ें होती है उसमें जो कि मैंने बताया वो तो सही है, इंडिया टाइम्स का आर्टिकल सही है, बट उसके बाद जो रिपरकशंस है, उसके बाद जो बाकी लोगों ने डाला है, वो जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं है। उनको क्योंकि चाहिए था एक हेडलाइन, तो हेडलाइन क्रिएट करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ डाला जो मैं आज रेक्टिफाई करने भी आया हूँ, और वही एक रीज़न है कि आज आपके साथ में बैठा भी हूँ। सर से खास मुलाकात मैं काफ़ी दिन पहले करने वाली थी, लेकिन उससे पहले सर की वीडियो वायरल हो गई। दरअसल बस्तर विलेजर एक ऐसा पेज नहीं है जहां पर आप केवल कला, संस्कृति या यहाँ के दार्शनिक चीज़ों के लेकर आप जानकारियां देंगे। बस्तर विलेजर एक ऐसा चैनल है जहां पर आप यहाँ के बच्चों को विकास की ओर कैसे ले जाएं और यहाँ की जो लोकल भाषा है या संस्कृतियाँ हैं उसको कैसे बचाया जाए, इस पर बस्तर विलेजर यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने। और सर से खास मुलाकात करने का मकसद ये है कि सर यहीं से हैं और सर ने 24 साल की उम्र में पहली जो है नियुक्ति दंतेवाड़ा जिले में की और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और इसके साथ ही सर एक ऐसी क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे थे, तो सर से मुलाकात हुई और मैंने उनसे बात की कि आप बहुत सारी चीज़ आपसे चर्चा करनी है कि आप यहाँ के बच्चे को कैसे सीजीपीएससी या यूपीएससी के लिए कैसे प्रेरित करें और किस प्रकार आपने की, क्योंकि इनकी जो भूमिका है, आप दंतेवाड़ा जिले में जब भी आप बात करते हैं हमेशा एक दिमाग में बात आती है नक्सलवाद। इसके अलावा आप बाहर में कोई छवि नजर नहीं आती है, लेकिन सर के सराहनीय प्रयास से यहाँ पर जो कलाकार है, जो टैलेंटेड है, उन बच्चों को यूट्यूब के जरिए कई लोग देख रहे हैं और वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपका जो है रैपर बनने का सपना था या आप अधिकारी बनने का सपना था, आप दोनों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं या फिर क्या चीज़ था? क्योंकि अधिकारी की जो जिम्मेदारी होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ होती है और आपकी जो छवि अभी पोर्ट्रे हुई है इन दिनों, खास इन दिनों, क्योंकि मीडिया में जिस तरीके की जो बातें हो रही है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये अधिकारी है, इस तरीके की चीजें पोर्ट्रे हुई है। तो मैं आपसे यही सवाल रैपिंग से ही शुरू करूंगी क्योंकि इसलिए आप सुर्खियों में बने हुए। प्लीज इस पर थोड़ी विस्तार से हमें बताएं। लाइफ बहुत डायनेमिक है, पहला चीज़ तो है। दूसरा चीज़ कि यू कैन नॉट कंस्ट्रेंट योरसेल्फ कि मेरे को एक ही काम करना है करके। अभी के टाइम में जितने भी लोग आते हैं ना, उनका मोटिव भी ये रहता है कि चलो एक्टिव इनकम तो है, कुछ आ रहा है, बट पैसिव इनकम की तरफ भी हम काम करें। और कई ऐसे अधिकारी लोग भी हैं जो ट्राई ये करते हैं कि उनका जो काम है वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है एक टाइम के बाद, तो पैशन भी फॉलो करते रहे। तो मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये चीज़ परस्यू करूँगा, क्योंकि एक एज के बाद ना, पर्टिकुलर एज के बाद आप कई चीज़ें नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल डांसिंग, बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करता 25 के बाद या 26 के बाद, तो आप उस चीज़ को है ना नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल सिंगिंग में भी आपको क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास जाके बहुत लोगों के सामने आपको गाना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद है ना, आपके पोस्ट से रिलेटेड एक इमेज आपके साथ रहती है, तो यू डोंट फील कंफर्टेबल कि आप बाकी लोग के सामने अपना एक पैशनेट वाला जो रूप है वो लेके आए करके। बट हम लोग क्या है कि जो ग्रुप मेरे को मिला है, जो एनवायरनमेंट मिला है, वो उसमें शर्म नाम की चीज़ है नहीं। हम ये ट्राई करते हैं कि हमारा जो मन कर रहा है, जो करना है वो करेंगे ही करके। दो तीन चीज़ें कि जोन डी 18 जो है ये अभी बना ज़रूर है, बट इट्स नॉट एंटायरली माई प्रोजेक्ट। मैं उसको बस चैनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जोन डी 18 में बाकी जितने कलाकार हैं वो लोग मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, वो लोग मेरे से पहले से इसमें जुड़े हुए हैं। मैं बस चैनलाइज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट बिकमिंग फेस ऑफ दैट चैनल, क्योंकि मीडिया ने उस चीज़ को प्रोजेक्ट किया। और उसका रीज़न भी ये है कि अगर मेरे जेब भारी नहीं होते तो कोई इधर देखता नहीं। ठीक है, मतलब ये सोसाइटी का नेचर ही है।
इफ यू आर डूइंग समथिंग ना, इफ यू डोंट हैव एनी वेल्थ, एनी वेट इन योर पॉकेट, नोबडी केयर्स। ठीक है, आपको तभी तवज्जो मिलेगा जब आप उस पोस्ट पे जाते हो, उसके बाद तो आप कुछ भी करो, पीपल विल रेस्पेक्ट यू। तो वही एक रीज़न था कि सीएम सर ट्वीट किया और बाकी चीज़ें हुई। बट बेसिकली मैं दिल से चाहता था कि बाकी लोग को मौका मिले, जोन D18 के जितने लोग हैं, ना कि मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल मोटिव था कि मैं पर्सनली फेमस हो जाऊँ या फेम मुझे मिल जाए रातों रात। ऐसा कभी मैं चाहता भी नहीं था, और वो गलत चीज़ पोर्ट्रे हो गया। सो दैट इज़ द थिंग। वो एक बात तो है कि आप व्यक्तित्व हो, आप चाहे किसी भी पद पे हो, आपकी पर्सनल एक ज़िंदगी होती है और उस ज़िंदगी में आप तमाम चीज़ें करते हैं। कभी आप लिखते हैं, कभी आप बोलते हैं, कभी आप घूमने चले जाते हैं, तमाम चीज़ें होती है। और सर के साथ भी यही वाक़या हुआ, जब अपने पैशन के ज़रिए जो थोड़ी सी बात उन्होंने, एक होता है कि आप जब डांस करते हैं और डांस के धुन में जब आप मग्न हो जाते हैं और थिरकते हैं और उस थिरकन में जब लोग दीवाने हो जाते हैं तो उसकी जो चर्चाएं होने लगती है, वो सेम चीज़ सर के साथ हो गई। हालांकि ये जो चैनल है वो बच्चों के लिए है, लेकिन सर इतनी अच्छी रैपिंग करते हैं कि मैं सच में उनकी फ़ैन हो गई। उसके बाद मैंने इन्हें कॉल भी किया कि सर सबसे पहला इंटरव्यू आप मुझे दीजिए। सर मैं इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जनरली यूपीएससी की तैयारी आप पहले कर रहे थे, फिर आपने सीजीपीएससी की ओर ध्यान दिया, तो मैं बस्तर विलेजर के ज़रिए कई बच्चों को जो है ये बताना चाहती हूँ कि आप सर के टिप्स लीजिए। और सर ने 1 साल जो है यहाँ पर एग्ज़ाम निकाला, यूपीएससी की तैयारी की, उसमें भी उन्होंने पीटी निकाल ली, उसके बाद उन्होंने सीजीपी से ट्राई किया और यहाँ पर उनकी जॉब लग गई निकाल कर। तो उसके बाद उन्होंने जो है अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। तो ये जो तैयारी है आपकी, है ना, ये किस प्रकार की, और यहाँ के बच्चे हैं उनको शुरुआती दौर में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि और कई कई को आर्थिक समस्याएं भी होती है जिसके कारण वो तैयारी नहीं करते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे इस तैयारी को लेकर? ये सबसे पहली चीज़ ये है कि वी नीड एनवायरनमेंट यार। यहाँ पे आदमी पहुँच नहीं पाता क्योंकि उसे है ना, वो एग्जाम्पलर नहीं दिखते, वो एग्जाम्पल नहीं दिखते हैं लाइफ में कि उनको बनना कैसा है करके। तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर की कमी होती है। जैसे हम लोग जिस बैकग्राउंड के हैं, जिस छोटे शहर के हैं, तो जब हम लोग आसपास के लोग देखें ना, तो आइडलाइज भी हम उन्हीं लोगों को करना चालू कर देते हैं। तो एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर है कि बच्चों को छोटे से ही उनको ये चीज़ है ना दिखाया जाए कि मतलब एग्जाम्पल वैसा दिखाया जाए कि उनको बनना कैसा है करके। और उसका बहुत अच्छा एक सोर्स है आज के डेट में तो इंटरनेट है। तो जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो मॉक इंटरव्यू होते हैं आईएएस के, अगर किसी को बनना है, मतलब किसी को डायरेक्शन में ले जाना है, तो बचपन से ही है ना वो चीज़ को है ना एक रूटीन टाइप का दिखाया जाए, मतलब बीच बीच में। और उसके बाद फिर जो वर्क होता है किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं, फॉर एग्जांपल म्यूजिक में किसी को इंटरेस्ट है, तो बचपन से ही है ना वो चीज़ों को है ना दिखाया जाए, वो चीज़ों को प्राथमिकता उसके लाइफ में दिया जाए, जिससे कि वो आगे चल के उसको कैरियर के तौर पर चूज़ कर सकता है। ठीक है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई एक ओनली वन पार्ट है लाइफ का। अभी उससे हम कैरियर से रिलेट कर देते हैं क्योंकि वही सबसे आसान तरीका होता है। पढ़ाई करके आप कोई भी जॉब को आराम से पा सकते हो, उसके बाद एक स्टेबिलिटी रहती है। बाकी सब चीज़ में ना थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है कि आप पहुंचोगे कहाँ पे करके। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ ये चीज़ कि यार जस्ट बी स्टेबल एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद आप बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करो अपने लाइफ में। अगर बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट करना है किसी भी छोटे शहर में, तो आप क्या, अभी के टाइम में तो इतना कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको किसी जगह पर्टिकुलर जाके पढ़ना है। जैसे पहले होता था दिल्ली जाके ही पढ़ना है, या रायपुर जाके पढ़ना है, बिलासपुर जाके पढ़ना है। अभी तो इंटरनेट फैसिलिटी इतनी अच्छी है, पूरे कोचिंग क्लासेस आपके मोबाइल में, आपके हाथ में। तो जितना हो सकता है उसका आप उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। उसके बाद जो आईटी है, मतलब अभी का आईटी टेक्नोलॉजी, उसमें क्या है कि ना इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है मटेरियल्स कि आपके पास कमी नहीं होगी पढ़ने की। बस चूज़ वाइजली कि पढ़ना क्या है करके। ठीक। बाकी कालांतर क्या होता है कि मॉक टेस्ट आपको देना पड़ता है और भी चीज़ें हैं। यू नीड प्रॉपर गाइडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद 1-2 साल बाद जैसे आप समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट गोल और ओरिएंटेशन पहले से क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। सर मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप जो है दिल्ली में जाकर तैयारी की है ना, आप अभी जो कह रहे हैं कि इंटरनेट के ज़रिए भी पढ़ाई हो सकती है, आप कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो मतलब एक नज़रिया होता है कि इंसान अगर जितना दूर सरवाइव करता है, बाहर जाता है, इन्वायरमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है इंटरनेट से पढ़ता है तो वो बहुत सारी इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाती है जितनी जो क्लास होती है
क्योंकि अभी देखिए कि क्लास भी हो रही है बच्चों की, है ना, घर पर पढ़ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन हाँ सुविधाएं हैं तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। तो सर से मेरा बस यही सवाल है कि दिल्ली जाकर जो बच्चा पढ़ाई करता है और जो घर में रहकर तैयारी कर रहा है, उन दोनों में आप कैसा फर्क देखते हैं या कौन सा बेस्ट है? देखिए आदमी है ना, कई बार क्या है कि कंडीशन ऐसा हो जाता है कि उसको अडाप्ट करना पड़ता है जगह के हिसाब से। 2016 2015 ये दौर था जब मैं गया था दिल्ली। उस टाइम में जियो रेवोल्यूशन इतना नहीं था, मतलब 2 GB आपकी जेब में ना, मतलब बहुत कम दाम में नहीं मिलती थी। तो अगर देखा जाए तो आदमी के पास है ना, सिवाय एक्सटर्नल मतलब कोचिंग क्लासेस के और कोई रिसोर्स नहीं होता था कि पढ़ा कैसे जाए या फिर हम नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे किफ़ायती चीज़ ये था कि आप दिल्ली में रह जाओ, और दिल्ली में क्योंकि एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलता था, तो रह जाओ, पढ़ो, और जितना हो सकता था कि लोगों के साथ डिस्कस भी करो, ग्रुप भी बनती थी अच्छी खासी। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी करता था। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे जिम जा रहा हूँ, जिम मैं घर में भी कर सकता हूँ सेम इक्विपमेंट्स के साथ, लेकिन जिम क्यों आदमी जाता है? क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद फिर क्या है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। अगर मैं नहीं भी करना चाहूँ फिर भी मैं जिम चल दिया, गाना सुन के करने लग जाऊँगा किसी को देख के। सेम केस कोचिंग क्लासेस के साथ भी होता है। बट अगर ये कोरोना का टाइम है, आप देखिए कोरोना में तो वैसे भी 2 साल से सब चीज़ बंद है, नॉट इवन कोचिंग क्लासेस, स्कूल कॉलेजेस भी बंद है, लोगों के पेपर नहीं हो रहे। तो आदमी अडाप्ट कर लिया है अभी वो मतलब अधिकतर लोग घर में पढ़ रहे हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे तो उनको देना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि अब बहाना आदमी मारे कि भाई कोचिंग क्लासेस नहीं है। तो आपने अडाप्ट किया सिचुएशन के हिसाब से, और फ्यूचर भी वही है। जैसे अभी देखिए कि अगर एक टीचर पढ़ाता है 500-600 बच्चों को पढ़ाने से अच्छा वो कंफर्टेबल है 25-30 लोग को पढ़ा ले। ठीक है, भीड़ किसी भी जगह में है ना, क्वालिटी को है ना डिप्राइव करता ही है, कम करता ही है। तो लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे। ये अभी जनरेशन था 500-600 बच्चे वाला ट्रेंड एक चला एक कोचिंग क्लासेस में, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ शिफ्ट होगा। अभी तो कितने सारे ऑप्शन है इंटरनेट पे, तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। और जिसके अंदर डेडिकेशन होता है ना, एनवायरनमेंट मैटर करता है, नो डाउट मैटर करता है। 70 से 80% मतलब लोगों के लिए एनवायरनमेंट मैटर करता है, लेकिन 70 से 80% कभी सिलेक्शन लेते भी नहीं ना, ये भी बता दूं। इट्स ऑलवेज अबाउट टॉप 5% की जो सिलेक्शन ले ले। तो जिसको करना होगा ना वो किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। ठीक है। अब बहाना तो अलग अलग है। मैं खुद अगर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं वीडियो छोड़ के किसी और चीज़ पे लग जाता हूँ। ठीक है, तो वो है, बट यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फॉर मैनी थिंग्स। डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन और कंसिस्टेंसी, राइट। सर मैं अपने दर्शकों को और जो बच्चे सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपके ज़रिए जो आपने एग्ज़ाम पास की थी वो किस तरह उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और उनको फ्री क्लासेस अवेलेबल हो सकती है, वो प्रोसेस ज़रा उनको बताइए, क्योंकि ताकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये चीज़। वो सोचते हैं कि बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारे खर्च हो जाएंगे, उसके चलते बहुत सारे लोग दब जाते हैं और दूसरे एग्ज़ाम की ओर ध्यान देते हैं। हालांकि सीजीपीएससी या यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो है आप करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो प्लीज़ वो जो है आप क्रमिक रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा यूपीएससी की। यूपीएससी अगर किसी को तैयारी करनी है, अगर वो डिटरमाइंड है, तो वो क्या है 12th के बाद ही ना कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर ले जिसके बेसिस पे ना ऑप्शनल रखा जा सके। और अगर वो मध्यम वर्गीय परिवार से है ना, तो इट्स वेरी इजी कि ह्यूमैनिटी साइंस ले ले। और दिल्ली जैसे है ना, दिल्ली में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमको पता नहीं होता वो अलग बात है। दिल्ली में कई ऐसे कॉलेज, डीयू के कई ऐसे कॉलेज है, जेएनयू के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें सीट्स मिल सकते हैं। अगर आप एवरेज भी तो भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा सीट है, और वो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो लेने वाले हैं आगे चल के उसके अनुकूल है कि नहीं। सेकेंड थिंग कि अगर आपने चलो ले लिया, उसके बाद फिर कुछ ऐसे ऑलरेडी स्कीम चलते हैं, आस्था, निष्ठा, प्रयास, इस टाइप के कुछ स्कीम सब चलते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपको अलग से सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट आपको अलग से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। तो सर ये जो आप बता रहे हैं, हाँ। ये बच्चा जब कब एग्ज़ाम होता है, जो आप जो प्रोग्राम बता रहे हैं ना, आस्था, निष्ठा, ये इसके जो एग्ज़ाम होते हैं, डेट कब होते हैं, इनके बारे में बच्चों को कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हम लोग थे तब होता था अच्छे से। अभी के टाइम में शायद डिपार्टमेंट संचालित नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से ट्राइबल डिपार्टमेंट था जो संचालित करता था। तो अभी के टाइम में नहीं कर रहा, बट कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकलेगा। अभी तो कोरोना था तो मैं भी नहीं किया, 2 साल से तो नहीं हो रहा था। तो इसका क्या है कि एक एग्ज़ाम होता है, ट्राइबल यूथ हॉस्टल करके है दिल्ली में, उसका एग्ज़ाम होता है। उसके एग्ज़ाम होते हैं, कोई वेबसाइट है? वेबसाइट है ट्राइबल का ही है,
छत्तीसगढ़ स्टेट का ट्राइबल वेबसाइट है। अब इसका क्या है कि इसका एग्ज़ाम जो होता है ना वो संभाग लेवल में होता था जब मैं दिया था। उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग के बाद 50 लोग का सिलेक्शन होता है जिनको एकोमोडेशन की फैसिलिटी दी जाती है। वो कोचिंग क्लास में 50% या 20% और 10% के कंसेशन मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। ठीक, वो मिलता है और वो बहुत बड़ा बूस्ट करता है आदमी को। अगर आप मध्यम वर्गीय के हैं तो आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं बहुत ही लागत में, मतलब कम लागत में। और दूसरा चीज़ कि लाइक माइंडेड पीपल रहते हैं एक साथ, और सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रीन करके अगर ला रहे हैं तो फिर कुछ अच्छे लेवल के लोगों को लाएगा, तो एक एनवायरनमेंट अच्छा बन जाता है पढ़ाई के। जैसे मेरे सामने एग्जांपल है, 5 साल तक का चला था ट्राइबल यूथ हॉस्टल का कॉन्सेप्ट, तो जितने भी लोग उस हॉस्टल से हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे गवर्नमेंट जॉब में है। मतलब बहुत रेयरली ऐसा हुआ जिसका कोई पेपर निकला नहीं होगा, बाकी 90% उसका है कि कोई ना कोई स्टेट के जॉब में। बट उसका मोटिव था यूपीएससी के लिए वो चालू हुए थे पूरे। जो जनरल जो सिलेबस होता है वो यूपीएससी से रिलेटेड ही होता है, बट लेवल थोड़ा सा कम होता है। यूपीएससी में क्या है कि एक क्वेश्चन में है ना 3-4 क्वेश्चन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, उसके ऑप्शंस ही ऐसे रहते हैं। बट इतना टफ नहीं होता ये सब के पेपर जो एंट्रेंस होते हैं, वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पूछेगा, बट सिलेबस सेम एज इट इज जैसे यूपीएससी का रहता है। ठीक, अब सीजीपीएससी के बारे में बताते हैं। सीजीपीएससी अगर किसी को करना है तो ये मोटिव रखे कि जितने जो बेसिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, जो कि 5 होते हैं, एक तो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये 5 सब्जेक्ट है, और शायद हाँ एनवायरनमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये 5-6 सब्जेक्ट हैं जो स्टेटिक तौर पे ना हर किसी को तैयार करना चाहिए अगर उसको सीजीपीएससी या गवर्नमेंट जॉब स्टेट का व्यापम के थ्रू अगर लगना है तो। ये 5 सब्जेक्ट है, स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, और वो किसी का भी कर सकता है। एनसीईआरटी ज़रूरी होता है यूपीएससी में, लेकिन सीजीपीएससी में है ना आप चाहें तो सीजी बोर्ड के ही बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो लूसेंट को भी उठा सकते हैं, बट बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड कि आप जैसे आपने ग्रेजुएशन किया छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज से, उसके बाद फिर आप प्रिपेयर कीजिए या तो बिलासपुर या तो रायपुर जाके, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ज़रूरी है। और अगर कंडीशन वैसा नहीं है कि अगर कोरोना का टाइम है और कोचिंग क्लासेस चल नहीं रहे, तो भी घर से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट भी अभी होना चालू हो गया है ऑनलाइन। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज कि रूटीन उनको रिवीजन करना पड़ता है होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट पकड़े हो कि जैसे हिस्ट्री पकड़े हो, तो एंशिएंट पढ़ लिए, फिर मेडाइवल पढ़ लिए, उसके बाद फिर मॉडर्न पढ़े, तो इसको है ना रूटीन वाइज है ना आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और वो चीज़ करना थोड़ा सा हेफ्टी हो जाता है, क्योंकि आदमी एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ता, बट कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ करना होता है। ठीक, ये 2 तरीके हैं। अगर आप सीजीपीएससी के लिए जा रहे हो तो गो फॉर बिलासपुर या फिर रायपुर, यूपीएससी के लिए जा रहे हो तो गो फॉर दिल्ली। अगर नहीं हो सकता तो जितने बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है इंटरनेट में, वो आप किसी से कंसल्ट करो, ऐसे व्यक्ति से जो ऑलरेडी पेपर निकाला हुआ है, उसके बाद उसको कंसल्ट करके आप उसको फॉलो करो। वही तरीका है, और थोड़ा जुनून और लगन लगता है, बट हो जाता है फाइनली, राइट। सर मैं जानना चाहूँगी कि जब आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, है ना, तो आपने किन किन बुक को प्रेफरेंस दी थी तैयारी करने के दौरान, है ना? जैसे सी सेट होता है या जीके होता है, फिर बाद में नीति शास्त्र भी जुड़ा है उसमें ऑप्शनल में, है ना? तो वो अभी अभी जब यूपीएससी में जब वो पेपर 4th में जुड़ा, तो उसके बाद सीजीपीएससी में जुड़ा है, वो पहले नहीं था वो। तो मतलब आपने किन किन बुक्स का आपने प्रीफर किया था अपने तैयारी के दौरान, तो ये ज़रा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो देखो आपने बेसिक पढ़ लिया, ठीक है, बुक्स एग्जांपल के तौर पे सीजी बोर्ड का आपने बुक्स पढ़ लिया, ठीक है। सीजीपीएससी में जो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आप अगर कुछ भी नहीं जानते तो आप लूसेंट उठा के पढ़ लिए, या किसी के नोट्स पढ़ लिए, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स है अलग अलग कोचिंग के, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनका नोट्स आपने पढ़ लिया, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी वैसे ही लक्ष्मीकांत हर कोई जानता है, उसको पढ़ लिए। फिर क्या करना है आपको, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ ना, आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। मतलब आप जाइए क्वेश्चन पेपर 10 साल के उठाइए, कोई भी संबंधित पेपर के, जैसे सीजीपीएससी के 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, यूपीएससी के पिछले 10 साल के उठाइए, और उसके बाद फिर है ना आप सॉर्टिंग कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन से कितना आ रहा है, और किसका वेटेज बढ़ रहा है या किसका वेटेज कम हो रहा है, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। और वैसे जब पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें गैस कर सकते हो कि एग्जांपल के तौर पे कि सीजीपीएससी में ही 2018 में क्या इन्वॉल्व हो गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आपका फिलोसॉफी के भी सेक्शन बढ़ते गए, इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी के भी सेक्शन बढ़ते गए, तो 2018 में ही बहुत सारे क्वेश्चन फिलोसॉफी के भी आ गए थे। तो ये आपको थोड़ा सा है ना दिमाग लगाना वैसे ही पड़ेगा कि आप क्वेश्चन पेपर एक बार देखो, और ये देखो कि कब कब क्या क्या चीज़ें ऐड होती गई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई चीज़ नया सिलेबस में ऐड हो रहा है तो उसका कहीं ना रेफरेंस पूछेगा कि इसमें प्री में,
और आप बहुत अच्छे तरीके से है ना उसको गेस कर भी सकते हो। थोड़ा रूटीन पे बस काम करना पड़ेगा। ठीक। सर दिल्ली में रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे दिल्ली में, उसके बाद उन्होंने बिलासपुर में आके CGPCS की तैयारी की। तो उस तैयारी के दौरान कई परेशानियां आती हैं। हालांकि सर को कितनी परेशानियां आई हैं उसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि उस दौरान क्या बच्चे बहुत मानसिक दौर से गुजरते हैं, क्योंकि बहुत तमाम प्रकार के प्रेशर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, घर के भी कुछ दबाव होते हैं और अचानक से हम घर से दूर चले जाते हैं, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि उस समय जो दबाव आता है स्टूडेंट को, है ना, उस दबाव को किस तरह मेंटली प्रिपेयर करें, किस तरह उस चीज़ को है ना टेक ओवर करें, उसके बारे में आप थोड़ी सी चीज़ें हमें बताएं। पीयर प्रेशर आता है यार, वो हर किसी को आता है। जब आप किसी चीज़ से उम्मीद लगाते हो और वो एक टाइम में नहीं हो पाता, एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, इट्स वेरी पेनफुल। और कई चीज़ ना मतलब देखिए सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं होती, जैसे जो आपके ड्रीम्स है ना उसके ऊपर आपके परिवार वाले भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब और बुरा लगता है। क्योंकि जब वो उम्मीद करना चालू कर देते हैं, एक तो आप उम्मीद कर रहे हैं ठीक है भाई, अब जैसे कि मान के चलिए मैं रैपिंग कर रहा हूँ, बस मेरा पर्सनल है, ठीक है उसमें कोई रिलेशन नहीं है किसी और का। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बोलता हूँ तो बहुत लोगों को उम्मीद होती है, आस पड़ोस वालों की होती है। और मॉम डैड, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, मॉम डैड क्या बच्चा जो कर रहा है ना एज आइडेंटिटी कार्ड दूसरे घर में ले जाते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है करके। तो अब मॉम डैड की भी एक्सपेक्टेशन होती है, फिर आस पड़ोस वाले की भी हो जाती है। चीज़ें नहीं होती हैं तो क्या होता है कि वही जो अप्रिसिएशन मिलना था सही टाइम पे वो टिप्पणी बन जाती है, कमेंट बन के मिलता है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ है ना आदमी को पता होता है कि अगर मैं नहीं हो पाया तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट मी, या मेरा कैरियर ही दाव पे नहीं लग रहा है, बल्कि घर वालों का एक तरीके से रेपुटेशन भी आ जाता है कहीं ना कहीं बीच पे, और कई लोग मेरे काबिलियत पे भी क्वेश्चन मार्क करते हैं करके। सो यू नीड समवन हु कैन अंडरस्टैंड यू, और माँ और पिताजी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर आपके सिबलिंग्स है तो उनसे बेहतर भी कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, वो लोग चेंज नहीं होते क्योंकि आपके जर्नी को जानते हैं, 10-12 साल से आप क्या हो जानते हैं। आपका जो एडोलेसेंस है वो बहुत सारे है ना मतलब मूड स्विंग से गुजरता है, चाहे लड़का हो या लड़की है। तो वो माँ बाप अच्छे से जानते हैं कि आपका प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है। जो स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट हो गया, माँ बाप से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो यू नीड टू डिस्कस थिंग्स विथ योर पेरेंट्स डेली। रात को आपको अगर लो लगता है, मॉम से बात करो, डैड से बात करो। और मॉम डैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इन रियलिटी कि आप पेपर निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि आप खुश हो कि नहीं जो भी चीज़ आप कर रहे हो करके। तो उनकी नज़र से अगर आप खुद को देखोगे ना, आकलन करोगे ना, यू आर बेस्ट एज कम्पेयर टू होल वर्ल्ड उनकी नज़र में। तो अपने आप का कॉन्फिडेंस यार, क्या परिवार से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं हो सकता किसी के लिए। और अगर आपको ये सबसे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप ये सोच लो कि मैं अगर जो भी काम कर रहा हूँ मैं, इसका कहीं ना कहीं आगे चल के इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे या इस देश पे। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है किसी के लिए, कि मैं अगर पढ़ लिया तो हो सकता है मैं जाके ना एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का भी या छोटे से तहसील का भी रूप बदल सकता हूँ करके। इससे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर भी कोई नहीं हो सकता। बट उसको सोचने या उसको उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ना बहुत लोगों से कटना पड़ता है। 2-3 लोगों से, एक वो जो कंपेयर करते हैं आपके पास आके, दूसरे वो जो आपको क्या है सिर्फ नेगेटिव और बीफटिंग रिप्लाई देते हैं कि यार तू तो नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। और एक वैसे लोग जो बस है ना मतलब देखने के लिए आते हैं कि आपके साथ बुरा हो रहा है कि नहीं करके मतलब कई ऐसे लोग यार पढ़ते टाइम आते थे, रूम खोल के देखते थे कितना पढ़ लिया करके, तेरे को क्या करना है भाई मैं कितना पढ़ा, मतलब इन रियलिटी क्या करना है तेरे को भाई मैं कितना पढ़ा। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। उन लोगों के साथ रहिए जो आपको पहले तो समझते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और जो ये सोचते हैं कि आप अगर कहीं बेहतर जगह पे जाते हो, किसी भी बेहतर जगह पे, तो कहीं ना कहीं उनका भी उसमें एक हैप्पीनेस फैक्टर जुड़ा हुआ है करके। ठीक है, सो फाइंड गुड पीपल इन लाइफ, वो हमेशा मैटर करता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब तैयारी करने के दौरान बच्चे प्रेशर में आते हैं और बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत अच्छी है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आप में नकारात्मकता कम आएगी, और सकारात्मक चीज़ें जब जुड़ती हैं तो पॉजिटिविटी के साथ जब आप काम करते हैं तो आप हर चीज़ में सफलता को हासिल करने के हकदार हो जाते हैं और उस चीज़ तक पहुंचते हैं। सर ने तैयारी की और सर प्रॉपर यहीं से हैं, और ऐसे क्षेत्र में उनकी जो है नियुक्ति हुई जो हमेशा नक्सलवाद की खबरों से न्यूज़ में आता रहा है और पिछड़े क्षेत्र में आता रहा है। तो मैं सर से यही जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में आकर और नायब तहसीलदार बनकर जो है उनके पद में क्या समस्या आई और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि
सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र को, जब भी आप दंतेवाड़ा का नाम लेते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि कहाँ आता है, किस स्टेट में है। हाँ, वहाँ नक्सलवाद की समस्या है और बहुत नक्सलिज्म है, इस बात का हर कोई जिक्र करता है। तो मैं सर से यही सवाल करना चाहूंगी कि आपको किस तरीके की परेशानी आई है, क्योंकि आप यहीं के हैं और आपकी यहीं पे नियुक्ति हुई है, तो थोड़ा सी बात बताएं। इमेज रिलेटेड कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है रेनू का। मतलब देखिए, इमेज तो जैसे ये तो मेरा घर है ना, और घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे पता है, भले ही बाहर वाले लोग कुछ इमेज बना दे। तो बस्तर में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि इस जगह पे जाऊंगा तो यार कुछ प्रॉब्लम आएगा। ये ज़रूर है बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड कि जो रोल मुझे दिया गया है वो मेरे स्टेटस को मैच नहीं करता। तो कई बार चीज़ें ना ऐसा हो जाती है, मतलब जिन लोगों को मैं चाहता भी नहीं बात करूँ, तो इस जॉब में रहने के कारण बिकॉज आई एम डूइंग आपका प्रोटोकॉल जितना भी देख रहा हूँ, तो मुझे उन लोगों से डील करना पड़ जाता है। तो वो एक चीज़ है, बट कहीं ना कहीं जॉब है ना आपको सिखाता है कि अपना ईगो को साइड में रखो, और वो एक बहुत बड़ा मैच्योरिटी का सिंबल भी है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, ईगो हो गया, रैथ हो गया, एंगर हो गया, ठीक है, जलस फीलिंग हो गई, ये सब को आदमी को साइड रखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आगे उसको हेल्प करता है। सो फार एज इमेज इज़ कंसर्न, बस्तर का इमेज अभी बदल रहा है, जो कि पहला एक था ड्यूरिंग 1998। तो अभी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और बढ़ गया है लोगों का, ठीक है, हर कोई एक्सेसिबल है। मतलब बहुत लोग यहाँ पे एसडीएम से भी मिल जाते हैं, कलेक्टर से भी मिल जाते हैं, जो चीज़ है उनके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। बेसिक सिविक कम्युनिटीज़ यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रही है। जो पहले बिजली सड़क पानी नहीं पहुँचता था, अभी अंदर के भी इलाके में पहुँच रही है। और जहाँ पे बिजली है वहाँ पे मोबाइल है तो भैया बच्चा बिगड़ेगा भी नहीं उतना ज़्यादा ठीक है। कम्युनिज्म का विचार तब ज़्यादा पनपता है जब रिसोर्सेस कम होते हैं, और दूसरा कि आदमी को एक्सपोजर नहीं होता बाहर दुनिया में क्या चल रहा है मेन स्ट्रीम में। लेकिन अगर मोबाइल है तो यार बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उसको पता चल जाएगा, ठीक है, वो बचपन का प्यार कैसा है वो पता चल जाएगा उसको, ठीक है। तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझे मेन स्ट्रीम से अलग होकर रहना है या फिर कम्युनिज्म के थॉट्स मेरे दिमाग में। क्योंकि आपको अगर प्रोग्रेस करना है, बढ़ना है, तो यू नीड मनी, राइट, यू नीड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन ग्रेट डायरेक्शन। तो आप कम्युनिज्म कब तक फॉलो करोगे? जब तक आपके पास पैसे नहीं है तब तक आप बात करोगे साम्यवाद की, लेकिन आपके जेब में पैसे आएगा आप कैपिटलिज्म की बात करोगे, सोशलिज्म की बात करोगे। ज़्यादा अच्छा दिमाग है तो फिर आप सोशलिज्म की बात करोगे, है ना। तो वो डायरेक्शन पे जा रहा है, अभी लोग भी बहुत शिक्षित हो रहे हैं। तो वो ज़माना गया जब एक छवि बनती थी अबूझमाड़ की। अभी दंतेवाड़ा भी बदल रहा है और लोग भी यहाँ पे बदल रहे हैं। यहाँ 5वीं अनुसूची के बारे में हर कोई बात करता है, हर सरपंच बात करता है, जो शायद पहले नहीं करते होंगे। इट्स ए सिंबल ऑफ ग्रेट वी कैन से अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, एंड आई होप कि फ्यूचर और ब्राइट होगा, बट विद इन 10-20 ईयर्स और लगेगा कि ये जो रेड कॉरिडोर का जो टैग है वो भी हट सकता है, राइट। सर मैं आपसे अगला सवाल यही पूछूंगी कि है ना, आपकी नियुक्ति हुई तो आपने क्या सोचा कि यहाँ किस तरह से यहाँ के इमेज को बदलेंगे, है ना। बदल रही है, हालांकि सरकार आती है और सरकार चली जाती है, अधिकारी ही जो है यहाँ के मूल समस्याओं के साथ काम करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप जब यहाँ पर आए और कई एरिया में घूमे होंगे, आप गाँव में गए होंगे, कस्बे में गए होंगे, तो आपने क्या सोचा, क्या प्लानिंग की कि आप किस तरह यहाँ पर काम करेंगे और क्या करना चाहिए यहाँ पर एक्चुअल में? मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा। पहला चीज़ ये कि आप बोले कि एक आईएएस अधिकारी या ऑफिसर्स की लॉबी ही चेंज कर दिए करके, आप ठीक है, बट वो क्या है कि एक रेस्ट्रिक्टेड व्यू है, मतलब जिस नज़रिए से आप सोचते हो वैसा है। बट इन जनरल मैं जो चीज़ देखा हूँ कि कम्युनिटी कभी भी काम करती है ना, एक सिस्टम के तौर पे हर पुर्जा उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे गाड़ी के भी हर पुर्जा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो पॉलिटिकल मास्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर कोई समझदार आदमी बनता है, विधायक बनता है, नेता बनता है या सांसद बनता है, जनप्रतिनिधि अगर अच्छा होगा ना, तो रियल रूट इश्यूज़ को भी है ना ऊपर तक पहुंच जाता है। अभी प्रोग्राम चला एनजीबीडी, नरवा गरवा दुरवा बाड़ी, भले ही वो बस्तर में, क्योंकि यहाँ उतना ज़्यादा कैटल रेयरिंग है नहीं, बट आप मैदानी क्षेत्र में देखेंगे ना तो इसका बहुत महत्व है। और ये कोई अधिकारी नहीं सोचेगा, क्योंकि यार कैसे सोच सकता है, वो तो लोगों से जुड़ा हुआ चीज़ है। गोबर को कैसे करके हम बेचें, लोगों से जुड़ा हुआ चीज़ है। वो है बहुत छोटा चीज़, बट वो ह्यूज डिफरेंस बना सकता है, राइट। गोबर को वैसे भी लोग फेंक देते थे, है ना, अब उससे बायोगैस भी बन जा रहे हैं, उसको लोग बेच भी रहे हैं, चीज़ें बदल रही है ना। तो ये चीज़ है ना, कोई ऐसा आदमी सोचा होगा जो ज़मीनी लेवल से जुड़ा हुआ हो। सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मास्टर के थ्रू आती है, ये चीज़ एग्री हमको करना चाहिए सोसाइटी को लेके। और जो ब्यूरोक्रेसी है या जो भी चीज़ ऑफिसर्स करते हैं, उनका है ना एक फ्रेमवर्क होता है, नियम और कानून होता है, ठीक है, डिस्क्रीट गाइडेंस होता है उसमें। तो हम नियम से हटके नहीं कर सकते, लेकिन नियम से हटके नहीं कर सकेंगे तो एक ही डायरेक्शन पे हम फ्लो करेंगे, ठीक है। आप भी वो चीज़ मान रहे हो,
और एक डायरेक्शन पे फ्लो करेंगे तो कई बार हमें है ना मतलब लोगों के इमोशंस के साथ भी खेलना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एम्बुलेंस जा रही है और मैंने ट्रैफिक सिग्नल रोक दिया, नियम क्या बोल रहा है, ट्रैफिक सिग्नल रोकने के बाद एम्बुलेंस क्या कोई गाड़ी नहीं जा सकती, बट एम्बुलेंस जा रही है, मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ, मैं सामने में अगर ट्रैफिक संभाल रहा हूँ, तो मेरा तो यही है ना सेंसिटिविटी कि मैं उसको छोड़ दूं। तो ये नियम कानून में नहीं है वो चीज़, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। और फिर सरकार में अगर ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ को मानते हैं तो समझ सकते हैं कि इमोशंस भी बहुत जगह मैटर करता है, ठीक है। तो एक सिस्टम है जिसमें हर लोगों की उतनी इंपॉर्टेंस है। हालांकि वो इमेज कैसे बन जाती है, क्योंकि मूवीज में वैसा दिखा देता है यार कि अधिकारी बहुत रोल में आ रहा है, सिंघम बन के आ रहा है, फिर उधर से वो क्या पिक्चर था अभी, गंगा जल ऐसे टाइप की पिक्चर था, और उसमें नेता को गलत एक छवि में दिखा देते, बट ऐसा नहीं है। देर आर वेरी गुड पीपल इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। अभी भी आप सिनेरियो देखिए, यंग लोग भी आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, कई लोग आईएएस की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो देर आर गुड थिंग और अच्छा बदलाव होगा भी। सेकेंड चीज़ आपने क्या पूछा था? दूसरा चीज़ ये है, कभी भी आदमी जब है ना बेरोजगार होता है ना, उसके लिए मैटर करता है पैसा। वो कभी कुछ सोचता नहीं है कि मैं जाके कुछ बदल दूंगा, और मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं डिसीजन मेकिंग जगह पे जाऊँ। मैं एफर्ट लगा सकता हूँ काम को अपने तरीके से करने के लिए। द बिगेस्ट ड्यूटी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ ए सिविल सर्वेंट इज कि टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी लीगली और एथिकली, बस, ठीक है। अब मैं लीगली कर रहा हूँ, एथिक्स मेरे ऊपर है कि मैं किसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ करके। मैं बस गवर्नमेंट पॉलिसी ही लागू करने वाला हूँ, और वही कलेक्टर भी करता है और वही चीज़ सीएस भी करते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे होंगे वो डिसाइड करने वाले होते पॉलिटिकल मास्टर्स। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बट मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वो पॉलिसीज से हट के कर सकता हूँ, जो कि मेरे पर्सनल लाइफ का है। तो मैंने कहीं ना कहीं आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश की, और वो आर्ट जो ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है। जोन D18 वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। स्मॉल टाउन DNT करके ग्रुप था जिसमें डी बेंस था, जिसमें त्रशप था, JD गीतेश मंडावी था, ठीक है, रिया थी, तुफेल, PS, ये सब लोग ऑलरेडी उसमें थे। मैं बस आके उस जगह पे उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देने का सोच रहा था बस, ठीक है। मैंने बस PR का काम किया है, आई एम नथिंग। मतलब मैं रैप लिखना बहुत आसान पार्ट है, पता है, आप पोएम लिख दो बहुत आसान है वो, लेकिन साउंड एडिटिंग कितना मुश्किल होता है। वो कम से कम 70 लेयर्स लगते हैं एक गाने के पीछे, 70-80। वीडियो एडिटिंग आप कर रहे हो, जानते हो कितना मुश्किल होता है। एक एक टेक अगर गलत हो गया तो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। रैपिंग इज मैंने जो किया वो बहुत आसान काम है। जो मेरे पीछे जो टीम कर रहा है ना, वो बहुत मुश्किल काम है, जिनको अप्रिसिएशन मिला नहीं। और इसलिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस है ना, चीज़ों को अपने तरीके से मैनिपुलेट किए हैं, और कोई रीज़न नहीं। आपने बहुत अच्छा किया कि फर्स्ट टाइम आप ये चीज़ मेरे से पूछ रहे हो कि ये मतलब छवि को लेके आप क्या सोच रहे हो, या जो चीज़ वायरल हो गया उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है। यार हुआ ठीक है, बट क्या है कि ना क्रेडिट सबको उतना ही मिलना चाहिए, और जो मोटिव है ना मेरा, वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। ग्रुप का भी मोटिव वही था कि इमेज बदलना है हिप हॉप के थ्रू, ठीक है, दंतेवाड़ा का इमेज बदलना है। दूसरा, लोकल टैलेंट को प्रमोट करना है हिप हॉप के थ्रू, और ये चीज़ मेरा आइडिया भले ही हो, लेकिन मेरे से पहले कई लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। सिर्फ मेरा बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आया कि सिर्फ मेरी को ही क्रेडिट मिला, और मैं चाहता भी नहीं हूँ उस टाइप का, क्योंकि मेरे को क्या जरूरत है यार फेम का। चीज़ें बदल रही है, और आज जब जिस हम हालात में जी रहे हैं या आधुनिकता में जी रहे हैं, हम हिप हॉप के कल्चर को अपना रहे हैं और तमाम प्रकार के जो नए डांस हैं उसको भी देख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक पारंपरिक चीज़ें रही हैं, लोक नृत्य रहा है, यहाँ पे लोक गीतों को, लोक वाद्य यंत्रों को हमेशा प्रमुखता दी जाती है। लेकिन सर का ये उद्देश्य रहा कि बच्चे यहाँ पर हिप हॉप करते हैं, है ना, रैपिंग करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में बिखरे हुए थे। और जब ये चीज़ें होती है, जब बिखराव होता है, तो उतनी बुलंदियों के साथ आप बढ़ नहीं पाते हैं। तो सर ने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया, सबको एक साथ काम करने का मौका दिया कि सब एक साथ काम करें। और उस दौरान जो है सर के अंदर की जो रैपिंग है वो बाहर आई कूद कर, और वो इस तरह जो है मीडिया हब कि में जब एक चीज़ वायरल होती है तो उसे किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, ये उस तरह पोर्ट्रे होने लग गया कि सिर्फ सर का नाम। लेकिन जब एक वीडियो बनती है, उस वीडियो में एक एडिटर से लेके, एक लेखक से लेके, और एक जो सलाहकार होता है कि किस तरीके का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये जो कैमरे के बिहाइंड, जो कैमरे के पीछे होता है, हाँ वो उनको पोर्ट्रे नहीं दिया जाता, उतनी तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन हालांकि बॉलीवुड जैसे क्षेत्रों में क्या है, सब इतने फेमस हो चुके होते हैं कि सब ऑटोमेटिक नाम आ जाता है। लेकिन जब आप छोटे स्तर पर काम करते हैं तो कैमरामैन को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती है जितना सामने एंकर बैठकर बोल रहा होता है, उसे उतने परिचित हो जाते हैं। तो सर के साथ जनरली वही वाकया हो गया कि सर के जो म्यूजिक है
म्यूजिक बैंड है और एडिटिंग की, उनको उतनी जो है तारीफ नहीं मिली, तवज्जो नहीं मिला जितनी वो सर को मिली। तो सर उससे खुश नहीं है और इसलिए वो सर उनका बार बार नाम ले रहे हैं जिन्होंने इनके वीडियो को इतने अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि बस्तर जैसे क्षेत्र में क्या है, बस्तर में नक्सलवाद बनाम शिक्षा, ये जो है पहले उतना जो है शिक्षा उतना ज़्यादा नहीं था, है ना। अभी अभी वो चीज़ें ज़्यादा हुई है। तो मतलब यहाँ पर मिशनरियाँ भी है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, है ना, सरकारी स्कूल है। और यहाँ पर बहुत बार सवाल भी उठते रहे हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण का जो मसला है अंदर की ओर में, गांव की ओर में, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आप इन चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि जब आप अधिकारी बनते हैं तो आप संविधान को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं और धर्म अपने मर्जी से कोई भी परिवर्तन कर सकता है, इन चीज़ों को भी आप प्रमुखता देते हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपने 3 चीज़ पूछा है। हाँ। एक है शिक्षा, एक नक्सलिज्म, एक हाँ, धर्मांतरण। हाँ, हाँ। ठीक है, तो पहले मैं धर्मांतरण पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, संविधान तो ये बोलता है कि आपको जो भी चीज़ लेना है विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर आप ले सकते हैं। बट कई बार क्या हो जाता है कि क्योंकि देखो एजुकेशन है नहीं इस जगह पे, तो लोगों को है ना इस बात की समझ नहीं होती ज़्यादातर कि जो पैसा सामने वाला दे रहा है उसका मोटिव क्या है करके। दे आर वेरी इनोसेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, और जो जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे उनको क्या है इन्फ्लुएंस में आ भी जाते हैं, क्योंकि कोई समझाने वाला भी नहीं रहता ना। तो ऐसा बहुत अंदर जा हुआ भी होगा, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठा रही है तो हुआ होगा। बट मैं कोई ऐसा साक्षात प्रमाण तो देखा नहीं हूँ अपने सामने, तो इसीलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। बट इन केस अगर ये ऐसा हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, लोग क्या है कि ये सब करवा रहे हैं, कन्वर्ट करवा रहे हैं, आप किसी का कास्ट चेंज करवा रहे हैं। और कास्ट चेंज करवाने का एक और रीज़न ये भी है कि ज़मीन जो है एसटी की ज़मीन एसटी ही खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशन है इसको तोड़ने का एक तरीका ये है कि आप चेंज ही करवा लो या शादी करवा लो किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि उस पर्टिकुलर कास्ट का से बिलोंग करता है। तो अगर इस टाइप का मोटिव के साथ कोई करता है तो इट्स बैड थिंग यार, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग प्रावधान भी हैं और उसके लिए लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं। इसका भी जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे आके ही रुकता है। सेकंड चीज़ नक्सलिज्म का जो पहले मोटिव था जब चारू मजुमदार ने स्टार्ट किया था 1970s में, इट वाज टोटली डिफरेंट। उस टाइम कंडीशंस अलग थे, उस टाइम ज़मीन को लेके लोगों के भाव अलग थे। बट ट्राइबल जो थे, ट्राइबल के लिए तब भी और अब भी ज़मीन ही सब चीज़ है। जल, जंगल और ज़मीन, ये 3 चीज़ मूल होता है किसी ट्राइबल के लिए। उसको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। दे डोंट वांट कि यार हमको बड़ा घर चाहिए, हमको बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत सुविधा चाहिए, नहीं। उनको बस अपना एक घर चाहिए, छोटा सा कुटिया चाहिए, उसी में ही वो लोग संतुष्ट रहते हैं। ठीक, तो तब का मोटिव नक्सलिज्म और अब का मोटिव नक्सलिज्म का इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स नाउ तो इट्स ऑल अबाउट एक्सटॉर्शन यार। उनके नाम पे कुछ ना कुछ पैसे ले रहे, स्मगलिंग भी होता है तो उनके नाम पे होता है। आई डोंट नो, बट कंडीशन सुधर रहा है। पुलिस बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट अंदर तक कर चुकी है, स्टेट फोर्स है, बटालियंस है। ठीक है, और हमें भरोसा करना पड़ेगा। सीएम सर भी बोले 3 चीज़ के बारे में, एक तो भरोसा, सुरक्षा और शिक्षा। ये 3 जो है, भरोसा लोगों का हम पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, सुरक्षा जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और शिक्षा जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। एजुकेशन की हम जब बात करते हैं तो एजुकेशन बहुत अलग अलग तरीके का होता है। पहला तो क्या है कि जो हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स सीखते हैं, जो सीख रहे हैं हम लोग पढ़ के सीख गए, ये जो एजुकेशन है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन का अभाव यहाँ पे रहा है क्योंकि शुरू से ही रोड अगर कट गया है, बस्तर में आने का रोड ही कहाँ है, एक तरफ से शबरी नदी काटता है, एक तरफ से गोदावरी, एक तरफ से इंद्रावती, तो रोड नहीं है। अभी भी ब्रिज देखो आप, 2 ही तो ब्रिज है जिसको क्रॉस करके आप यहाँ आ सकते हो। कनेक्टिविटी अभी नहीं है तो आज़ादी के टाइम में कहाँ होगी। अब जो एरिया ऑलरेडी वंचित है 2000 सालों से, वहाँ पे एजुकेशन कैसे फ्लरिश होगा? इट रिक्वायर्स टाइम ना, 2-3 जनरेशन का टाइम उसमें चाहिए। तो कनेक्टिविटी नहीं थी, एजुकेशन अंदर तक नहीं अप्रोच कर पाया और लोग कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से कटे हुए रह गए। बट अभी के टाइम में वो चीज़ भी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं। स्थानीय जो टीचर या स्थानीय जो लोग हैं वो लोग अगर वेल एजुकेटेड है तो उन्हीं को गेस्ट लेक्चरर की तरह वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अभी प्राइम एग्जांपल मासापारा है, जैसे मासापारा के बारे में अभी न्यूज़ भी आया था। उस 2014-15 में उसको उड़ा दिया गया था स्कूल को नक्सलियों के द्वारा, फिर बाद में उन्हीं लोगों ने आत्मसमर्पण किया, वही नक्सली लोग, और वही नक्सली लोग उस स्कूल को बनाए। तो इट्स ए प्राइम एग्जांपल यार कि एजुकेशन सेक्टर में भी है ना, लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। और सबसे बढ़िया टूल जो है चेंज का, दैट इज एजुकेशन ओनली। एजुकेशन, एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स, और तीसरा जो है एनफोर्समेंट। यही 3 ई है जो किसी भी जगह काम करता है चेंज के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मूल
चाहे वो नक्सलिज्म हो, चाहे धर्मांतरण हो, सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन भी अच्छा एजुकेशन। मैं इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन की बात किया, दूसरा सोसाइटल एजुकेशन भी है। देखिए आपका जो कल्चर है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटल एजुकेशन। आपको कुछ चीज़ें विरासत में मिली है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं खाता हूँ लेकिन मैं कचरा फेंकूंगा नहीं, झिल्ली फेंकूंगा नहीं किसी भी जगह पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आपको इस टाइप की चीज़ें अंदर गाँव में नहीं मिलेगी। कहाँ है पोल्यूशन, ना झिल्ली है ना कुछ है। एक तो वो लोग यूज़ भी नहीं करते उतना, उनका यूटिलिटी भी नहीं है, बट पोल्यूशन भी वैसा नहीं है। और पोल्यूशन की परिभाषा भी उनके लिए अलग है। ठीक है, जो आपको लगता होगा कि गोबर यार कितना गंदा है, बट एक्चुअली गोबर हैज न्यूट्रिशनल वैल्यूज। उसको आप खाद बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वही रीज़न है कि दंतेवाड़ा इज एन ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, और इसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं, कई एनजीओ उससे चल रहे हैं। ठीक है, तो देखने का नज़रिया होता है। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन में थोड़ा टाइम लगता ही है, बट जावंगा इज ऑल्सो प्राइम एग्जाम्पल। तो चीज़ें बदल रही है। द थिंग इज कि एक नज़रिया चाहिए होता है देखने का, और लोग एक्सेप्ट करने लायक होने भी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर एक चीज़ मैं लास्ट ये बोलूँगा कि कोई भी आदमी अगर स्कूल भी जाता है, तो अगर एग्जाम्पल उसके सामने हो ना, फॉर एग्जाम्पल कि पी से पॉमग्रेनेट, अब वो बच्चा जब अनार को ज़िंदगी भर देखा नहीं है तो विजुअलाइज कैसे करेगा और सीखेगा कैसे कि पी से पॉमग्रेनेट करके। ठीक है, बल्कि वो पी से पोंदुम समझ जाएगा क्योंकि जगह है पी से। ठीक, तो जो एजुकेशन पद्धति भी है ना, उसको रिजिड नहीं करके उसको मोर इंटरेक्टिव बनाना चाहिए। और यहाँ के टीचर्स अगर चाहे ना कुछ भी कर सकते हैं, कहीं के भी टीचर्स। इट्स ऑलवेज अबाउट कि आपको क्या चीज़ कैसे डिलीवर करना है। जैसे खान सर का वीडियो वायरल हुआ अभी देखे, क्यों वो वायरल हुआ? क्योंकि भाई वो उस लेवल तक पहुंच के समझा देते हैं लोगों को कि भाई तुमको समझना कैसे करके। लड़की का एग्जाम्पल दे देंगे या फिर ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे जो कैची हो जाता है। तो दैट इज द थिंग कि हो सकता है चेंज, ओनली वी नीड टू वर्क ऑन स्किल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस का, बट हो रहा है वो भी, राइट। धर्मांतरण का सवाल मैंने सर के सामने इसीलिए रखा क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और जब धर्मांतरण की बात आती है, तो जब धर्म परिवर्तन होता है तो उनका जो राइट्स है कहीं ना कहीं वो भी चला जाता है। तो जो है, और सबसे पहली बात अगर हम ऐसे मानविकता के हिसाब से देखें तो भूख के आगे ना तो कोई धर्म होता है, ना जाति होती है, कुछ भी नहीं होता। भूख के आगे हर चीज़, इंसान सबसे पहले अपने पेट को देखता है, और वही चीज़ें यहाँ पर होती है क्योंकि रोजगार सृजन जो है, लोग बहुत सारी चीज़ें शहरों की ओर इसीलिए पलायन करते हैं क्योंकि उनको पेट पालने के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए। लेकिन बस्तर में ऐसा नहीं है। बस्तर की संस्कृति ऐसी है कि आप खाने लायक अगर मिल गया तो आप ज़्यादा काम नहीं करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर मजदूरों की संख्या भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर आप किसी को गधे के जैसे काम नहीं करा सकते। यहाँ पर आपको मजदूर भी कम मिलेंगे क्योंकि वो सिर्फ अपने खाने लायक काम करते हैं और वो उसी में खुश हैं। ये यहाँ की जीविका है, ये यहीं की संस्कृति है। और सर ने ये जो बात जिक्र किया, हम जो है पॉलीथीन वगैरह सब फेंकते हैं, आप शहरों में ज़्यादा देखेंगे, लेकिन अब जब गांव में देखते हैं ना, और इस गांव में पत्तल, आज भी पत्तल में लोग खाना खाते हैं, दोने में खाना खाते हैं। जो आप बाहर फेंकते भी है ना, तो वो पॉल्यूशन का भाग नहीं होता है, वो मतलब ऑटोमेटिक खाद बन जाता है और वहीं पे पेड़ पौधे उगते हैं। तो ये यहाँ का कल्चर है। जब भी आप दंतेवाड़ा को अब जाने, अब देखें, और इस नज़रिए से ज़रूर देखें कि सिर्फ यहाँ नक्सलवाद नहीं है, यहाँ बहुत सारी ऐसी संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, कल्चर है, यहाँ के मूल निवासी हैं जो यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। और सर से मैं और एक बात पे एग्री करती हूँ कि सर ने वो बात कही कि जो है अधिकारी सब चीज़ नहीं होता। हाँ, अगर शिक्षित नेता है तो आपका सपोर्टर है, लेकिन अगर आपको ऐसा नेता मिल गया, जनरली ऐसा होता है कि क्रिमिनल जैसे लोगों को भी आजकल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, वो वैसे ही दिमाग दौड़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में भेजिए, एक कैरियर है ये। लोग जनरली जब भी आप घर पे बात करते हैं ना, आपके पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो वो नहीं कहते कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, आप जॉब ढूंढो, आप हर चीज़ करो, पर पॉलिटिक्स में मत जाओ। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं और यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं और प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिक्स में ज़रूर आइए, क्योंकि वही जो लोग हैं, वही जानकार जो लोग हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। सर से मेरा ये लास्ट सवाल है इस इंटरव्यू में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और सर व्यस्त भी रहते हैं और इतने व्यस्त रूटीन में मुझे टाइम दिया। सर, जोन 18 आप चला रहे हैं, है ना? ये जोन 18 आप किस उद्देश्य से चला रहे हैं? और या हालांकि आपने जिक्र कर दिया है, फिर भी मैं डिटेल में क्या है कि आप लोगों को बताएं। और जोन 18 आप ज़रूर यूट्यूब में जाकर देखिए, वीडियोस आपको बहुत पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को जो है बाहर जाने का मौका मिलेगा, उनके टैलेंट को और भी जो है सपोर्ट मिलेगा। तो ज़रूर देखिए। सर प्लीज़ मुझे जोन 18 के बारे में बताइए। जोन 18 बेसिकली मेरे नाम से वो चल रहा है, बट ऐसा नहीं है।
वो पहले से ही चला हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ। जोन 18 का अभी डिवेंस करके देवेंद्र पिस्दा, उसका एक ब्रेन चाइल्ड है जोन D18। उसके बाद फिर त्रशब है इन लोग का। तो इन लोग की मोटिव ये थी कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे जगह हैं आसपास, आप देखिए रैपिंग कल्चर को ही आप ले लीजिए, 1000 से ऊपर रैपर मिल जाएंगे आपको पूरे छत्तीसगढ़ में। बट अगर आप कोई सेंस के ऊपर, मतलब सेंसिबिलिटी के ऊपर आप कोई रैप करते हो, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर रैप कर देते हो जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करे अच्छे से, और खासकर दंतेवाड़ा से, तो वो बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाता है। तो जब आपको कुछ करना ही है अपने आर्ट से रिलेटेड, अपने फॉर्म से रिलेटेड, तो हम ऐसे चीज़ को करें ना जो इस जगह को और अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। तो कहीं ना कहीं ये मोटिव था कि एक इमेज चेंज वाली फैक्टर, कि हमको हिप हॉप कल्चर दिखाना है इस जगह में। दूसरा चीज़ की जो आर्टिस्ट है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वी आर वर्किंग इन ए ग्रुप, इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी एक गोल के पीछे हम भागे, ठीक है। तो सबका गोल यही है। हमको मतलब जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग इस चीज़ के लिए वी आर नॉट सेलिंग अवर स्टोरीज, जो कि बिक गया मार्केट में अभी फिलहाल, ठीक है। वी आर नॉट सेलिंग अवर स्टोरीज, वी आर टेलिंग पीपल अबाउट अवर जर्नी, अवर हिप हॉप कल्चर, और यहाँ जैसे हिप हॉप कल्चर इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हम अपना आर्ट को हम बता रहे हैं, हम अपने आप को बेच नहीं, या स्टोरी को बेच नहीं रहे। और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, उनको उतना ज़्यादा पैसे से भी मतलब नहीं, ना ही फेम से मतलब है। इसीलिए आप देखिए कोई और है ना, मतलब टीम से आया कि ये चीज़ क्लेम भी नहीं किया अभी तक कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। इवन इन ग्रुप भी कभी ऐसी बात नहीं होती, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी लेवल, ठीक है। उनको अपने काम से मतलब है, और उनको ये चीज़ भी पता है कि पीआर मिले नहीं मिले, क्योंकि मीडिया तो चेंज होता है। एक दिन का पेपर का वैल्यू एक ही दिन का होता है, कल के डेट पे नहीं होगा। आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिसमें एक आध शब्द क्या है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है या ऑब्जेक्शनेबल है, तो मीडिया फिर उसके अगेंस्ट में भी बोल देगी भाई, ठीक है। तो दे नो वेरी वेल 10-12 साल से कि क्या चीज़ कैसे पोर्ट्रे होता है, मीडिया कैसे गेम खेल लेता है करके, ठीक है। बट दे नो दिस थिंग ऑल्सो कि अगर हम अपने काम के प्रति लगन के साथ लगे रहें, तो कभी ना कभी है ना, जो चीज़ हम चाह रहे हैं, जो एक्सपोजर हम चाह रहे हैं, जो इवेंट हम चाह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी टीम बाहर से आके यहाँ पे हमारे साथ मिल के प्रोजेक्ट करे, ये चाह रहे हैं, घर का पैसा घर में ही रहे, कोई बाहर ना जाए, ये चाह रहे हैं, ये भी हो जाएगा। द ओनली थिंग इज वी नीड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और टाइम कंस्टेंट है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, कभी उनके पास पैसे नहीं मिलते, ना ही घर वालों को सपोर्ट मिलता है। तो अगर जो भी लोग देख रहे हैं, आपसे आग्रह है कि जोन D18 को कैसे भी तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि कंटेंट तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, और वैरायटी भी इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। वी आर ऑल्सो ट्राइंग ट्राइबल फ्यूजन, जो, और दूसरा चीज़ की टूरिज़्म को भी हम कैसे करके सपोर्ट करें, ये चीज़ भी चाह रहा हूँ। और मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। मैं मतलब कि डार्क हॉर्स वाली बात है, मैं कहीं से भी आ गया बीच में, ठीक है। अब वो होता भी क्या, देखिए अगर आप है ना नॉर्मल स्टोरी बताएंगे ना, कोई नहीं सुनेगा। आईएएस तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन कोई रिक्शा वाले का बेटा बन जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। या कोई मिस इंडिया बन गई, मिस इंडिया कंटेंडर थी वो बन गई, तो वो फिर छा जाएगी, ठीक है। तो पीपल नीड स्टोरी टू सेल यार, और वो कल्चर ही है उसका। मतलब अगर आपको टीआरपी चाहिए तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। दे आर ऑल्सो हैविंग कंस्ट्रेंट इन देयर लाइफ, बट हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है ना, वो एज इट इज़ लोगों के सामने आए और लोग भी उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। एंड आई एम वेरी मच ग्लैड कि रेणुका ना बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। अगर कोई आदमी दिल्ली जाके आया, उसके ख्वाब बड़े हैं, तो इस छोटे जगह में सेटल होना बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है। आई एम श्योर कि 1000 लोग, खासकर रिलेटिव्स होंगे, जो आपके ऊपर भी सवाल करते होंगे कि आप इधर जाके घूम के आ गई हो, वापस जब घर ही आना था तो पढ़ी क्यों? उनको कौन बताया भाई? जो लोग नहीं जानते कि दुनिया देखना ज़रूरी है, बट दुनिया देख के ना दुनिया के बहकावे में नहीं आना है। वापस अपने घर आके ना उसको इतना बेहतर बनाना है कि दुनिया से compete कर सके। जितने ऐसे लोग हैं जो कि आउटसोर्सिंग होता है, राइट, आइडियाज़ का आउटसोर्सिंग होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, लोग अब्रॉड जाके काम करते हैं। आपका पर्सनल चॉइस है, आप करना है करो, बट मेरा एक आग्रह है कि आपके पास अगर इतना अच्छा दिमाग है, अगर यहाँ सिस्टम ख़राब है, तो आप यूज़ करो ना इस सिस्टम को और बनाने का। वाई यू आर गोइंग आउटसाइड? ये तो सेल्फिश नेचर ही है कि मेरे को ये एटमोसफियर पसंद नहीं है, मैं बाहर जाकर करूँगा, ठीक है। लोग बोलते हैं कि दंतेवाड़ा में यार एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, ना कैफ़े है, ना या पब है, ना सिनेमा थिएटर है। नहीं है तो क्या हो गया, तुम बना सकते हो तो बनाओ। मतलब इट्स वेरी इजी टू पिक समथिंग एंड स्प्रेड नेगेटिव न्यूज़, मगर आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हो तो आप करो। अगर नहीं है तो आपके पास तो आसार है ना, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, बट लोग देखते नहीं। अब वो सिर्फ हमारे जनरेशन के साथ नहीं, हर किसी के साथ है, क्योंकि लुक्रेटिव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। इंस्टाग्राम देखो, बेस्ड ऑन लुक्स ही चल रहा है इंस्टाग्राम। आप अच्छा दिखोगे
बहुत लोग फॉलो कर लेंगे, भले ही आप गोबर उसमें डाल दो, ठीक है। आप बुरे दिखोगे, आप कितना भी सेंसिबल चीज डालो, नोबडी विल केयर, ठीक है। ये आज का रियलिटी है, सोशल डायलेमा यही है कि लोग क्या है उन चीजों पे फंसते जा रहे हैं जिसका कोई वास्तविकता से रिश्ता नाता है नहीं। आपके लाइफ का 1 से 2% ही रिप्रेजेंट करता है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ भी चीज। इट्स नॉट लाइफ। लाइफ ये है, मतलब दंतेवाड़ा है और ये जगह है, ठीक है। यहाँ के लिए आप काम करो, जैसे रेणुका इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क, ठीक है। रिसर्च करती है लड़की वीडियो बना रही है, बट इसके चैनल में देखो कितने लोग देखते हैं, और उसी जगह कोई आइटम सॉन्ग रख जाए तो कितने लोग देखेंगे। बचपन का प्यार देखो आप, क्या स्ट्रैटेजी है भाई। तो लोगों को समझने की जरूरत है, बट वो नहीं समझेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जवान आदमी है ना, कभी भी है ना सेंसिबल चीज नहीं देखता। जवान आदमी को हमेशा तड़क भड़क चाहिए, जब वो बुढ़ा हो जाता है तो देखता है। गालिब बोला भी क्या था कि दुनिया का फितूर होता है हर जमाने में जुदा, दुनिया का फितूर होता है हर जमाने में जुदा, कभी माशूका, कभी खिलौना, कभी कुदरत, कभी खुदा, ठीक है। तो पहले वो खिलौना से खेलेगा, फिर माशूका के पास जाएगा, फिर दुनियादारी में निपटेगा, फिर आखिरी में उसको भगवान याद आएगा, ठीक है। ये फेज है, दिस इज लाइफ, ठीक है। तो जवान आदमी कभी नहीं समझेगा, और जवान ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट, ठीक। आपको क्या लगता है कि 70-80 साल के लोग जो इंटरनेट एक्चुअली चला रहे हैं, जो बड़े बड़े बिग डाटा को स्टोर करके रखे हैं, जो यूट्यूब रन कर रहे हैं, जो गूगल जो एक एल्गोरिदम रन कर रहा है, वो लोग कभी गूगल देखते भी होंगे, यूट्यूब देखते भी होंगे? कभी नहीं देखते होंगे। वो बस एक ग्रुप ऑफ एक पीपल को ढूंढ लिए हैं जो ये सब चीज ज्यादा करता है, दे आर डूइंग देयर बिजनेस, ठीक है। वो चीज समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो, भाई मेरे को क्या है। सर ने बहुत सारी बातें कह दी, और सर की मैं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछना चाहूँगी कि सर आगे यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम निकाला था लेकिन सीजीपीएससी होने के बाद उन्होंने दोबारा तैयारी नहीं की। तो सर आप यूपीएससी के लिए फिर आगे करना चाहेंगे, क्या है? मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मतलब कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी पॉजिटिव रहता हूँ कि नेगेटिव हो जाए। देखो, मैं जब तक मेरे पास एज है, जब तक मेरे पास अटेम्प्ट है, मैं सब चीज़ दूंगा और सब चीज़ करूंगा, क्योंकि लाइफ एक है। वी शुड एक्सपेरिमेंट जितना हो सकता है, और बिना फिक्र के, भले ही लोग कुछ भी बोले, भले ये बोल दे यार 34-35 का हो गया, शादी नहीं हुआ, तुम जाओ, तो शादी का टेंशन मत करो, या किसी चीज़ का टेंशन, मतलब मेरी लाइफ है, मैं हैंडल कर लूंगा जैसे करना है। जो लोग देख रहे हैं आप भी यार, मतलब देखो लाइफ में ना रिग्रेट इस चीज़ का नहीं होता कि आपने मतलब क्या कर लिया या क्या पा लिया, क्या नहीं पाया, इस चीज का रिग्रेट कभी नहीं होता। रिग्रेट सबसे ज्यादा बड़ा इस चीज का होता है कि आप क्या सोचे थे और कर सकते थे बट आपने किया नहीं एट द एंड मोमेंट। मैं सोचा कि यार चलो मैं गाना गाऊंगा, लेकिन लोग 1000 क्या सोचेंगे, मैं इस पोस्ट में हूं तो पता नहीं कलीग या ऑफिस में मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मैं किया नहीं, तो बुढ़े होने के बाद ना मेरे पास जॉब नहीं रहेगा लेकिन रिग्रेट रहेगा। सिमिलरली अगर रेणुका सोचेगी कि मैं इतने सारे वीडियोस डाल रही, व्यूज नहीं आ रहे, लोग क्या सोचेंगे, तो एक टाइम के बाद है ना इसको लगेगा कि काश मैं अगर डाल ली रहती तो हो सकता है एक वीडियो हिट हो जाता, और हो सकता है कि सब लोग पीछे के वीडियोस देखते, तो वो रिग्रेट उसके लाइफ में मतलब उसके दिमाग में लाइफ टाइम रहता। तो एटलीस्ट रिग्रेट आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। तुमको लगता है कि तुम्हें यार कोई चीज ट्राई करनी चाहिए, जॉब करो, चाहे अच्छा हो बुरा हो। बुरा होगा तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा होगा तो क्या होगा, हिट हो जाओगे और क्या, ठीक है। द थिंग इज यू शुड ट्राई आखिरी दम तक। सर रैपिंग बहुत अच्छा करते हैं, और जाते जाते अगर आप 2 लाइन कविता हो या रैपिंग हो, प्लीज़ मेरे दर्शकों को मोटिवेट करने के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए, ये जो प्रोग्राम था, ये जो विशेष तरीके से आपको बुलाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि आप रैपिंग के ज़रिए सुर्खियों में आए। मेरा पहले से मोटिव था, और मैंने इसलिए बात भी की थी कि यहाँ के जो बच्चे हैं तैयारी कैसे करें, किस प्रकार सरकारी सेवा के लिए जो है तैयारी कैसे करें, अपनी मानसिकता को कैसे तैयार करें। ये वीडियो उनके लिए था, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि सर वायरल हो गए। हालांकि मेरी बात इनसे 2 हफ्ते पहले से ही हो गई थी, तो मैंने सोचा ये इस जो है इंटरव्यू में इनसे बातचीत हो जाएगी। प्लीज़ सर 2 लाइन हमारे दर्शकों के। रैपिंग करूँ या पोएम? तो जो चाहे सर, हम तो आपके फैन हैं। चले वैसा नहीं, ऐसी बात नहीं। अधिकतर रैपिंग क्या है कि आपको मिल जाएगा। अच्छा चलो रैपिंग कर देते हैं। तो ये रैप रिलेटेबल तो नहीं है, बट आई थिंक कि ठीक है। ये कसक अजनबी सी, दर्द मखमली सी, जिंदा रखता मुझको यहाँ ख्वाब जिंदगी की, कोई मरहम दे हल्का या यादें खुशी की, ना बिखरा ना टूटा जो साथों करीबी फरेबी, ये लगते सारे जो भी मेरे साथ चलते हैं नकाब, कितना मौका देखा ये आघात करते, बात करते ऐसे लाइक दे हैव सिंपैथी, सिम्फनी में बसता धुन पर सुकून नामनी में निकला खुद की खोज पे, अपने घर से जैसे बुद्ध मन में प्रश्न चिन्ह हूँ, सवाल खुद से खुद ही खुद का, क्या मेरा वजूद क्या है, मुझको पाना क्यों है जिसकी चाहत, दूर उसका मुझसे जाना, बन के आर्यभट्ट आते गलती ये गिनाने
आने को आने दो, जितने मारे ताने बस जाने दो, खाने को ना मिले ईमान ना गवाना, ब्रोकर सबर बेफिक्र समय को अपने आने दो, इतने बार हारा हूं कि हारने का डर नहीं, जो जाए ढल बारिशों में ऐसा मेरा घर नहीं, समझ नहीं जो कहते दुनिया तुझको है फर्क नहीं, खड़ा वहीं टूट जाए कितनों का सबर यहीं, मगर कहीं न भटका मैं सपनों के जहान में, पंख दूं मैं हौसलों को खुला आसमान है, योग्यता ही काफी ना भाग्य का भी खेल छोटे ना, यकीन बात का तो एकलव्य प्रमाण है। थैंक यू सो मच सर हमारे पेज में इतनी अच्छी बातें कहने के लिए, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और सर का जो है इंस्टाग्राम आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर आप यूपीएससी की कोई टिप्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, सर बहुत ही अच्छे हैं। और इनके साथ बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जनरली ऐसा होता है कि हम जो है बात करने में बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन सर से बात करने में मुझे ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं हुई, जो सवाल किया उसके बहुत अच्छे से जवाब दिए। देखो आप पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तुम खुद फ्रैंक हो इतना ज्यादा, तो दैट इज द रीजन कि आई एम। थैंक यू सो मच सर। आप मेरे पेज से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में बस्तर लवर या बस्तर विलेजर के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज स्टॉकी जर्नलिस्ट रेणुका के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप यदि कोई भी कहानी मेरे जरिए या मैं आप तक पहुंचूं चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए bastarvillager@gmail.com पर। फिर मिलूंगी एक नई कहानी अनकही दास्तानों के साथ और बस्तर में कई छुपे रहस्यों के साथ फिर मिलती रहूंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।